आज जो है वो डॉक्टर शाहिदा सुहेल है प्रेजेंटर सेकंड सेशन के लिए। थैंक यू। मैम मैंने आपको राइट्स भी दे दिए हैं, आप प्लीज अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकती हैं। थैंक यू। ये भी हो गया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, कैन यू वालेकुम हियर अस्सलाम मी? मैम। यस मैम। ओके एंड ये मेरा मैं स्टार्ट कर लूं मैडम? मैडम फरहीन जी मैम प्लीज आप शुरू करें। थैंक यू। जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा सुहेल। मैं आपसे मुखातिब हूँ, आज आपको वेलकम कहती हूँ प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग में। इसके मैं इस वक्त ग्रुप 2 के पार्टिसिपेंट से मुखातिब हूँ और आई होप कि आप लोग मुझे देख और सुन पा रहे होंगे। तो अब हम इंशाल्लाह ताला अब इस आपके सेकंड सेशन, सुबह आपका पहला सेशन मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर डॉक्टर फौजिया नाहिद ख्वाजा साहिबा ले रही थी। अब ये आपका सेकंड सेशन मेरे साथ है, जिसका टॉपिक है ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस। तो आप मैं आपको अपना थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ करवाती हूँ। लेट मी चेक कि ये मेरी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर हो रही है या नहीं हो रही। एक मिनट मुझे ज़रा ये देख लेने दीजिए। क्या ये मेरी प्रेजेंटेशन का आपको क्लियर व्यू आ रहा है पार्टिसिपेंट्स? यस मैम हमें आपकी स्लाइड शो हो रही है। थैंक यू। ओके, चल ये हम Today, the topic of this session is, this presentation is official correspondence. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा सुहेल हूँ। मैं आप के साथ इस वक्त मुखातिब हूँ और आपको ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के हवाले से हम कुछ बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज आप यहाँ एक अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेशन के लिए यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। और ये आपकी प्रमोशन लिंक ट्रेनिंग है, जिसके बाद आप लोग नेक्स्ट ग्रेड के लिए प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और इंशाल्लाह मुख्तसर अरसे में आप लेक्चर से एसोसिएट असिस्टेंट एंड देन असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पे आपकी प्रमोशन हो जाएगी। तो ये बहुत आपको इन एडवांस इसकी मुबारकबाद भी, और आप लोगों के लिए आई होप कि ये सारे सेशंस जो कि हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और डीपीआई ऑफिस की बहुत सारी कोशिशों के साथ ये सेशंस आप तक पहुंच रहे हैं और आपको ये ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी भी है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल भी होगी और आप जो कि बहुत कुछ जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, आप इसके बाद आपके जो नॉलेज है उसमें इजाफा भी होगा और उसके अलावा आपकी पहले से मौजूद जो चीज़ें आप जानते हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगी। सो दिस इज द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड इट इज लिंक्ड विद योर प्रमोशन। तो मैं अपने बारे में अगर आपको थोड़ा सा बता दूं तो वैसे अजान हो रही है। मेरा ख्याल है कि 1 मिनट के लिए मैं खामोशी इख्तियार करती हूँ, फिर उसके बाद हम बात करते हैं।
जी, तो respected participants, I am Professor Dr. Shaida Suhail. I am working as a principal in a co-education college, Government Islamia Graduate College, Allama Iqbal Town, Lahore. मेरा तकरीबन मैंने PhD साइंस एजुकेशन में पंजाब यूनिवर्सिटी से की और मैं प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन हूँ। मेरी ऑलमोस्ट मोर देन 28 ईयर्स टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जिस दौरान अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया कुछ रिसर्च करने का भी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करने का भी, और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में भी काम करने का, और सेक्रेटेरिएट में, और लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी जो कि मेरा आमा माटर भी है, उसमें भी मुझे टीचिंग करने का एक्सपीरियंस हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा सफ़र तय करते करते अब मैं एक प्रिंसिपल के तौर पर एक को एजुकेशन कॉलेज की फर्स्ट एवर फीमेल प्रिंसिपल के तौर पर मैं इस साल से ये सर्विसेज दे रही हूँ। तो होपफुली हम इसी तरह लर्निंग प्रोसेस जारी रहेगा और हम सब कुलीग्स इसी तरह हम अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए काम करते हुए बेहतरीन अपनी खिदमात सरंजाम देंगे। तो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा टॉपिक है, एंड ये आपको मैं एक और बात बताऊं कि हमें इस दफ़ा PLT ट्रेनिंग्स, मैंने पहले भी ट्रेनिंग्स दी, लेकिन इस दफ़ा हमें एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट दिया गया प्रेजेंटेशंस के लिए, जो कि जिसमें आप देख रहे हैं कि मोनोग्राम भी हैं और सारा ये हमारा एक फॉर्मेट है। तो ये बहुत ही बेहतरीन काविश है हमारी डिपार्टमेंट की। तो ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगी कि ये होती क्या है। जैसे कि आप सब जानते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस तो हम करते ही हैं, लेकिन जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स or individuals for official purposes by using structured formats like letters, memos, circulars, emails, and reports. And our emphasis is clarity, precision, and adherence to protocol to maintain records. And we ensure transparency and facilitate decision making in professional and governmental settings. Then this is called official correspondence. की एलिमेंट्स इसके फॉर्मल लैंग्वेज होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें एड्रेसेस होते हैं, सैल्यूटेशंस होती हैं, बॉडी एंड क्लोजिंग्स होती हैं। तो जो अंग्रेजी के टीचर्स मेरे साथ बैठे हुए हैं वो तो बहुत अच्छी तरह इन सारी टर्म्स को जानते हैं, लेकिन बाकी के तमाम लोग भी इसको इसलिए जानते हैं कि हम तमाम ज़िंदगी के अंदर ये सारी लैंग्वेजेस और ये सारी चीज़ें हम ये इस्तेमाल करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। नाउ व्हाट इज अ फाइल? जब ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करते हैं तो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, फाइल का इस्तेमाल सबसे पहले होता है। File is a folder or cover in which an official correspondence on a particular subject is properly placed and maintained. All the communication in an office regarding actions on different cases is done on files. आपने अपने घरों में भी, अपने इदारों के अंदर भी ये फाइल्स देखी हैं और आप इनमें काम करते हैं। वैसे तो आप कंप्यूटर के दौर में आप इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स भी बनाते हैं, लेकिन पेपर फाइल्स जो हमारी हैं वो उसी तरह मेंटेन्ड होती हैं। मैनुअल, अब आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सारी ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में बात करने से पहले और ये फाइलिंग सिस्टम बताने के बाद कि मैनुअल ऑफ सेक्रेटेरिएट इंस्ट्रक्शंस है, जिसको जो कि पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट ने 1988 में ये फ्रेम हुआ और उसके बाद ये रिवाइज होता होता इस वक्त 2023 का जो मैनुअल है वो इस्तेमाल में है, जिसे कि फरवरी 2025 तक के लिए अमेंड कर दिया गया है। मैंने उस मैनुअल को फॉलो किया है ये तमाम इंस्ट्रक्शंस आप तक पहुंचाने के लिए, इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो जिस वक्त मैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाऊंगी तो आप देखिएगा कि मैं कहीं कहीं पे इस मैनुअल का रेफरेंस भी दूंगी। गो के जगह की कमी की वजह से और स्लाइड्स बहुत ज़्यादा ना होने की वजह से मैं इनको हर जगह नहीं दूंगी, लेकिन जितनी भी मेरी हमारी एक इंफॉर्मेशन होगी ये बेस कर रही होगी इसी मैनुअल के ऊपर। पार्ट्स एंड शेप ऑफ फाइल्स।
Now there are two parts of files. Number one, a correspondence part, and the other one is noting or notes part. तो फाइल के अंदर जब आप अपने जिस फाइल के अंदर आपकी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही होती है, कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब है कि वो रिसीट्स, वो ड्राफ्ट्स और वो ऑफिस कॉपीज जो कि हमारी कम्युनिकेशन के लिए रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं किसी भी केस के सिलसिले में, वो तमाम की तमाम चीज़ें हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस में आ जाती हैं। तो ये उस फाइल के अंदर लगती हैं और ये थिक कार्डबोर्ड की कवर की ये बनी हुई फाइल होती है। आम फाइल्स जो कि आपके इदारों के अंदर भी चल रही होती हैं, अगर मैं दिखा पाऊँ, अगर आप देख पाएँ, कैमरा के सामने मैं करती हूँ कि ये जैसे कि ये फाइल है, तो इस तरह की फाइल्स मेंटेन की जाती हैं तमाम इंस्टीट्यूशंस के अंदर, इदारों के अंदर। तो इसमें दो पंच होल्स होते हैं जिनके अंदर आप अगर टैग लगाने के बाद अपने कागजात को उनमें फिक्स कर लेते हैं, तो एक इसके लिए नोटिंग फाइल्स के लिए अलहदा भी यूज़ हो सकती है, इसके बाहर भी नोटिंग पेजेस लग जाते हैं, उसके लिए थिनर फोल्डेड फाइल कवर यूज़ होता है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल, इन फाइल्स के ऊपर सब्जेक्ट्स एंड नंबर्स लिखे जाते हैं जो कि टाइप भी किए जा सकते हैं और स्लिप्स के ऊपर लिख के इन पे पेस्ट भी किए जा सकते हैं, और बाज़ औक़ात मार्कर के साथ या किसी पेन के साथ इसके ऊपर लिख भी दिया जाता है। ऑल पेजेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ द फाइल शुड बी सीरियली नंबर्ड। ये देखें कि हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें कोई ना कोई फॉर्मेट बनाना पड़ता है, तो हम सीरियल नंबर्स जो हैं वो लगाते हैं। और ये एक स्पेसिफिक बात ये है कि कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल पार्ट के अंदर जो सीरियल नंबर लगते हैं रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, उसमें ये एक रूल है कि ऑड पेज नंबर जो है वो आपका जो फेसिंग पेज होता है उसके राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर सबसे पहला नंबर ऑड लग गया। उसके बाद जब आप पेज को टर्न करते हैं तो उसकी बैक साइड के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर के ऊपर पेज नंबर 2 लग गया, यानी इवन नंबर। इसी तरह इस तरतीब के साथ ये सीरियल चलती जाता है और नंबर्स क्लियरली रिटर्न होने चाहिए। और अगर कभी कोई गलती हो जाए कोई नंबर लगाने में या कोई पेज, तो उसको काटना नहीं होता, उसको ख़राब नहीं करना होता है, ओवर राइटिंग नहीं करनी होती, बल्कि एक हल्की सी उसके ऊपर लाइन लगाकर और उसके साथ नया नंबर तहरीर कर दिया जाता है, क्योंकि ये एविडेंस होती है जिसको हमें ख़राब नहीं करना है और पेज बीच में से कोई निकाला नहीं होना चाहिए। तो ये पूरे इसकी नंबरिंग हुई होती है और इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसकी तरतीब होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, and it should be firmly laced throughout the punched holes, through the punched holes of the hard file covers. ये इसलिए होता है कि हमने अगर कॉरेस्पॉन्डेंस को बैक रिव्यू करना है तो हमें पता हो कि हमने किस पेज के ऊपर डेट वाइज ये सारा कुछ लगा हुआ होता है, तो हम इसको केस को परसू करने के लिए और उसकी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए हम पीछे की तरफ मूव करते हैं। जो लास्ट कम्युनिकेशन होती है वो हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल के अंदर एंड में लगती है और उसको आखिरी पेज नंबर किया जाता है। तो ये तो हो गई हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल की तरतीब। अब आपको जो एक इसके अंदर एक जार्गन यूज होता है कि जी ये पेज अंडर कंसिडरेशन, पेपर अंडर कंसिडरेशन। तो ये एक पीयूसी, जो लोग फाइल वर्क करते हैं उनको पता है कि पीयूसी, अब नोट फाइल के अंदर जब हम नोटिंग कर रहे होते हैं तो इस पीयूसी का रेफरेंस ऐसे आता है, कैपिटल में पीयूसी लिख के एट पेज आगे डैश डाल के थोड़ी सी जगह के ऊपर आप नंबर डालते हैं कि किस पेज नंबर के ऊपर ये पीयूसी आवेजा है, एंड स्लैश डाल के उसके नीचे ये सी का मतलब है कि ये कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल का ये वाला पेज है। तो इस तरह करके इन्वर्टेड कॉमर्स डाल के ये इस तरह नोटिंग में इसको रेफरेंस दिया जाता है। अब रेफरेंस टू कॉरेस्पॉन्डेंस शेल ऑलवेज बी मेड पेज वाइज। पेज वाइज इसको लिखने का भी तरीका ये है कि इस तरह इन्वर्टेड कॉमर्स डाल के कैपिटल पी आगे फुल स्टॉप और फिर पेज नंबर फॉर एग्जांपल 13 से 14 पे अगर वो कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है, ओब्लिक
कि उसके बाद कैपिटल सी। इसका मतलब ये होता है कि जी पेज नंबर 13-14 ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट अगर आप देखें तो ये वाली रेलिवेंट एक्सक्यूज मी, ये रेफरेंस आपको वहां पे मिल जाएगा। ये आगे ये देखिए मैंने इंस्ट्रक्शन नंबर 3.19 का हवाला दिया हुआ है मैनुअल का, कि मैनुअल के इस पे जो ये 3.19 इंस्ट्रक्शन है वहां पे ये सारी डिस्क्रिप्शन मौजूद है अगर आप देखना चाहें। नेक्स्ट है नोट पार्ट या नोटिंग पार्ट। तो नोटिंग पार्ट जो होता है ये इंटरनल प्रोसेसिंग ऑफ द केस होती है। ये अगर मैं आपको बताऊं इसके लिए अलहदा फाइल भी बनती है, और अगर फाइल्स की कवर की कमी हो तो इस तरह करके उनको पेजेस को फाइल के बाहर भी आवेदन कर दिया जाता है, और इसके अंदर एक मार्जिन लाइन लगी भी होती है। ये प्रिंटेड भी मिल जाते हैं और लोग इसको प्लेन पेज के ऊपर बना भी लेते हैं। तो उस मार्जिन लाइन के अंदर पैराग्राफिंग होती है, पैराग्राफ के नंबर होते हैं, और जो बाकी की साइड है उसके ऊपर नोटिंग होती है। तो इसको इंटरनल प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी ये डिपार्टमेंट की या किसी भी इदारे की अंदर के इंटरनल प्रोसेसिंग होती है। कॉरेस्पॉन्डेंस जो है वो एक्सटर्नल प्रोसेसिंग होती है। अब ये जो नोट पेड है पेजेस हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि फाइल के अंदर भी टैग किए जा सकते हैं, और इस तरह इसको आप इसमें हम सीरियल नंबर नहीं करते हैं नोटिंग के ऊपर, नोट पेज पोर्शन के ऊपर इसकी पैराग्राफिंग होती है। जैसे पहला सबसे पैरा जो है वो नंबर 1 पैरा हो गया, मार्जिन लाइन के अंदर नंबर 1 लिखा जाता है। और अगर आप इसी तरह एक पैरा लिखने के बाद दूसरे पैरा को फिर पैरा नंबर 2 क्या कहा जाता है, इसी तरह ये नंबर आगे आगे बढ़ते जाते हैं, इसे पैराग्राफ नंबर करते हैं। और पैराग्राफ वाइज इसका रेफरेंस भी होता है। जिस वक्त आप नोटिंग कर रहे होते हैं तो उसमें जहां कहीं पे भी रेफरेंस देना हो उसमें इसी तरह इन्वर्टेड कॉमर्स डाल के एस पैरा 19/n। इसका मतलब ये है कि नोटिंग पोर्शन के पैरा नंबर 19 को अगर आप पढ़ें तो ये वाली बात वहां पे मौजूद है। ये भी अकॉर्डिंग टू द मैनुअल है। अब आप ये देखें कि यहाँ तक तो ये आपको पता चल गया कि कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल का पार्ट क्या है और नोटिंग का पार्ट क्या है। अब जब नोटिंग के ऊपर फाइल के अंदर बात का तो सब्जेक्ट से रिलेटेड एक से ज्यादा कॉरेस्पॉन्डेंस भी चल सकती हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी की उसका किसी लेक्चरर की कोई फाइल है, तो अभी उसका अगर पीयूसी अंडर कंसिडरेशन जो था वो कोई छुट्टी की दरखास्त थी, तो वो केस मुकम्मल हो गया। अब उसने उसी उन्हीं लेक्चरर साहिबा ने या साहिब ने अपनी नेक्स्ट कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की है, तो जब वो नई कॉरेस्पॉन्डेंस आएगी तो उसका रेफरेंस उसको नोटिंग पेज के ऊपर मेंशन करने का जो तरीका है वो रेड लाइनिंग के साथ, रेड इंक के साथ, जैसे ये मैंने नीचे बताया है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस लगती हैं, और उसके अंदर फ्रॉम एंड टू कि कहाँ से ये आया है, उसका पेज नंबर का रेफरेंस होता है, डेट होती है, उसका कॉरेस्पॉन्डेंस का नंबर होता है, और फिर जा किस डिपार्टमेंट या कहाँ जा रहा है उसका रेफरेंस। तो ये रेड मार्किंग जो है ये आपके असिस्टेंट साहिबान करते हैं, जो आप तक फिर फाइल प्रिपेयर करके भेजते हैं। नेक्स्ट है कि असाइनिंग सब्जेक्ट टाइटल एंड नंबर ऑफ टू फाइल्स। अब आप देखें कि किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइजर्स आपके घरों में भी मौजूद होते हैं। आप अगर किसी फाइल को सब्जेक्ट नहीं देंगे, टाइटल नहीं देंगे, नंबर नहीं देंगे, तो उसको फाइंड आउट करना, उसको इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। तो हर फाइल के ऊपर एक सूटेबल सब्जेक्ट टाइटल होता है और अप्रोप्रिएट नंबर होता है। हर ऑफिस इसको मेंटेन करता है और फिर उसके बाद वो उसको फॉलो करते हैं। अगर मैं थोड़ी सी आपको वर्किंग बताऊं जो कि सेक्रेटेरिएट के अंदर होती है, तो उसमें ये देखें कि सबसे पहले एक मेन सब्जेक्ट हेडिंग होती है। मिसाल के तौर पर एक सेक्शन जो कि एस्टेब्लिशमेंट मैटर्स को डील कर रहा है, उसके अंदर अगर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ हो रही है, लीव एंड ट्रांसफर हो रही है, पेंशन के केसेस डील हो रहे हैं और भी मजीद, तो उनको ऐसे करके नंबरिंग कर दी जाती है। फिर उसके बाद मेन सब्जेक्ट हेडिंग को स्प्लिट किया जाता है आगे सब हेडिंग्स में।
तो जैसे रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ के अंदर मजीद कि किसकी रिक्रूटमेंट, तो स्टेनोग्राफर्स की है या टाइपिस्ट की है या क्लर्क्स की है या नायब कासिद की है, या मिसाल के तौर पर लेक्चरर्स की है, एपीस की है, एसोसिएट की है, जिस तरह भी उसको मजीद उसको स्प्लिट किया जाता है। और फिर उसके बाद डीलिंग क्लर्क्स जो हैं वो उसको ऐसे करके बनाते हैं कि फाइल को कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ क्लर्क्स, फिर उसके बाद मजीद उसका नंबर बनाने के लिए किया जाता है कि आगे जिस ऑफिस से वो फाइल परटेन कर रही है उसका हवाला दिया जाता है, फिर सीरियल नंबर उस हेडिंग का जो कि आपकी लिस्ट के अंदर है, फिर उसके बाद सब हेडिंग का, फिर उसके बाद ईयर ऑफ ओपनिंग द फाइल। अब आप देखिए कि रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ के आगे अगर क्लर्क्स की है तो आपने इसका ये बना दिया, क्लर्क्स चूंकि नंबर 3 के ऊपर थे पिछली लिस्ट के अंदर, अगर मैं पीछे आपको दिखाऊं तो ये आप देखें ये। तो अब इसका नंबर बनाने के लिए एसओ एस्टेब्लिशमेंट यानी डिपार्टमेंट का नाम आ गया, आगे डैश आ गया, और नंबर 1 के ऊपर के नंबर 1 आपकी हेडिंग है, और आगे नंबर 3 आपकी सब हेडिंग है, और फिर स्लैश के बाद ये ईयर है कि जिस ईयर में वो फाइल ओपन हुई। तो इस नंबर को पढ़ के आपने देखा होगा कि आपके लेटर्स जब आते हैं या आपका अपनी फाइल बनी होती है तो वो इस तरह का एक नंबर उसके ऊपर होता है। तो आपको उससे पता चल जाना चाहिए कि ये पहला ये डिपार्टमेंट है, उसके बाद ये फिर उनकी नंबरिंग है, और ये ईयर ऑफ ओपनिंग है। तो इससे हमें ये सारी फाइल के नंबर, फाइल को ढूंढना और ये सारा आसान हो जाता है। फिर उसके बाद ये है कि लिस्ट ये सारा कुछ फाइल के ऊपर बोल्ड में लिखा जाता है। फिर उसके बाद ओपनिंग पेजेस ऑफ द फाइल के उसके ऊपर इसको पेस्ट कर दिया जाता है। और फिर एक और बात कि 1 जनवरी टू 31 दिसंबर ईच ईयर ये सीरीज ऑफ नंबर्स जो हैं इन्होंने चलना होता है। अब ये एक मैंने आपको बता दिया कि नंबरिंग कैसे करते हैं फाइल्स को अगर उनको लोकेट करना है ये सारा। इसके बाद ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर कोई केस सबमिशन की जाती है किसी भी दफ्तर से अपने हायर अप्स को, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या तरीक़ाकार है। मुख्तसरन आपको ये मैं बताऊँगी कि वो जो फाइल मूव करती है, हम कहते हैं जी फाइल मूव कर रही है। मूव करने का मतलब ये होता है कि वो एक फाइल ऑफिस से दूसरे फाइल ऑफिस में जा रही है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है, फिर उसके बाद इसी तरह डाउनवर्ड मूवमेंट्स होती हैं, और फिर वो नीचे दफ्तर में आकर उस दफ्तर तक पहुंच जाती है जहां से आपको लेटर इशू होना होता है। तो जैसे कि हम सेक्शन ऑफिसर से लेके सेक्रेटरी तक साहब तक, या फिर उससे भी ऊपर तक जब फाइल जाती है, और फिर इसी तरह डाउन मूवमेंट होकर फिर सेक्शन ऑफिसर साहिबान जो हैं वो उसको लेटर को जारी करते हैं। तो नोटिंग होती है केस के ऊपर, लास्ट पोर्शन जो नोटिंग का है उसके ऊपर कंसर्न ऑफिसर के सिग्नेचर्स होते हैं, डेट डलती है, फिर उसके बाद ये ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल डीएफए साथ लगता है। ये मैंने एक छोटा सा अगर आप लोगों को नजर आए तो ये आप देखिए कि ये मैंने इस तरह एक फाइल को का फॉर्मेट आपको दिखा रही हूँ। नोटिंग के बाद ये एक डीएफए अगर मैं आपको दिखाऊं कि इस तरह एक टैग लग के जो ड्राफ्ट फॉर एक्शन मौजूद होता है, जो कि उस दफ्तर ने बनाया होता है, वो इसके अंदर डिस्प्ले होता है। डीएफए का ये मतलब है कि ड्राफ्ट फॉर एक्शन फॉर अप्रूवल। तो उसकी वो इसलिए लगाया जाता है कि जी बेस्ड ऑन दिस द होल केस ये एक ड्राफ्ट बनाया गया है, अगर आप अप्रूव कर दें तो फिर हम इसको जारी कर दें। अगर तो वो ऑफिसर उसको अप्रूव कर देते हैं तो वो लिख दे कि इट इज़ अप्रूव्ड, डीएफए इज़ अप्रूव्ड। अगर नहीं तो वो लिख देते हैं कि एज पर अमेंडमेंट करके, तो वो कह देते हैं कि जी इसको एज पर अमेंडमेंट इसको दोबारा फाइल को चलाया जाए। तो जो भी इसके अंदर वो ऑर्डर्स किए जाते हैं उसको फॉलो किया जाता है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस फाइल के साथ पीयूसी वाली फाइल भी साथ लगाई जाती है,
और पेजेस को उसी तरह नंबरिंग की जाती है। फाइल अगर कोई प्रीवियस प्रोसीडिंग्स की फाइल है वो साथ लगाई जाती है, अगर कोई एनेक्स्चर्स की ज़रूरत है, अगर कोई पॉलिसी की ज़रूरत है तो वो ये सारा कुछ उसके साथ लगा के फिर उसके बाद उसको मोड़ा नहीं जाता, सीधा रख के उन फाइल्स को, और फिर उसके अगर ब्लैंक शीट साथ कुछ लगाई जाती हैं ताकि ऑफिसर्स उसके ऊपर अपने कमेंट्स भी कर सकें। अब नेक्स्ट है कि जी ऑफिशियल डाक ड्राफ्टिंग एंड नोटिंग उन केसेस कैसे होती है और क्या। तो ये तो कुछ चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं। ऑफिशियल डाक हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो डाक है ये मूव करती है वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस, और अगर हम इसको बगैर किसी एक्नॉलेजमेंट के और बगैर किसी तहरीर के और इनको भेजेंगे तो ये मिसप्लेस हो जाएंगी। तो एक्नॉलेजमेंट ऑफ डाक क्लर्क साहिबान या रेलेवेंट ऑफिस एक्नॉलेज करता है रिसीट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ डाक डिलीवर्ड बाय हैंड, गिविंग हिज फुल सिग्नेचर डेजिग्नेशन एंड डेट ऑफ रिसीट। ये तमाम ही विल ऑल्सो रिसीव ऑल कम्युनिकेशन इंटेंडेड फॉर द ऑफिस एंड पास देम ऑन इमीडिएटली टू द ऑफिसर इन चार्ज। तमाम कवर्स और सील्ड लिफाफे और ये सारा कुछ जो है वो उसके साथ वो ऑथराइज्ड ऑफिसर तक पहुंचाते हैं। अब डायरी और डिस्पैच, ये लफ्ज़ आप लोगों ने अक्सर सुने होंगे जी, डायरी हो गया है, डिस्पैच हो गया है। तो इसका मतलब भी यही है कि वो रेलेवेंट ऑफिस में जो रेलेवेंट स्टाफ है, उनके डीलिंग असिस्टेंट्स हैं, क्लर्क्स हैं, वहाँ पे वो उसको एंटर करते हैं डायरी रजिस्टर के अंदर। फिर उसके बाद उसकी रिसीट वो सबमिट करते हैं और अप्रोप्रिएट ऑफिस को उसको भिजवाते हैं। फिर आफ्टर एंटरिंग ऑल रिसीट्स ऑफ द सेक्शन इन डायरी रजिस्टर वो रेलेवेंट फाइल को खोल देते हैं, यानी जो लेटर आया है उसको नई फाइल या पहले से मौजूद फाइल के अंदर वो रेड मार्किंग करके फाइल प्रिपेयर कर देते हैं। तो क्लर्क साहबान जो हैं वो उसके ऊपर सेक्शन या कॉलेज की स्टैंप लगाते हैं, उसके अंदर वो सारी एंट्री करते हैं, डेट वगैरह वो सारा डलता है, तो इस तरह ये डायरी हो जाता है, नंबर लग जाता है। इसी तरह डिस्पैच में सुपरिटेंडेंट्स उन लेटर्स को जो कि बाहर मूव करने होते हैं, यानी दफ्तर से वो जाते हैं, तो उनको डिस्पैच करने के लिए उसी दिन जैसे ही डाक निकलती है उसी दिन उसको वो साइन हो जाती है, उसको उसी दिन डिस्पैच करते हैं या नेक्स्ट डे कर सकते हैं। तो उसको उसका इंदराज उसी तरह वो करते हैं और वो सारे रेफरेंसेस वगैरह उसका देते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा रही हूँ कि किस तरह कॉलेज और सेक्शन की स्टैंप डायरी स्टैंप लगती है, उसके ऊपर किस किस के साइन और डेट होती है। और ये डायरी रजिस्टर का एक पेज की एक पिक्चर है कि किस तरह उसके ऊपर नंबर, डेट और कहाँ से वो मूव कर रही है, फाइल का नंबर क्या है, डिस्पोज किस दिन हुई है, इससे उस फाइल को लोकेट किया जा सकता है। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको फाइल्स के बारे में ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस के हवाले से बताई। उम्मीद है कि आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये जो फाइल्स आप देखते हैं, ख़ास तौर पे आपको पता चलता है कि जी हमारी ऑफिस में एक फ़ाइल खुली हुई है रेलेवेंट ऑफिस के अंदर, तो उसमें क्या क्या किस तरह से हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस उसके अंदर किस तरह से मूव करती है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स के ऑफिस रिकॉर्ड इसको उसको मेंटेन करने के लिए वैसे तो हर ऑफिस के अपने अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने अपने उसके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा कॉलेजेस और हायर एजुकेशन के हवाले से बात करें, क्योंकि हम सबका ताल्लुक इसी से है, तो इसमें कैश बुक्स होती हैं, मीटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं, पर्सनल फाइल्स होती हैं, पोस्टेज स्टैम्प रजिस्टर्स होते हैं, लॉग बुक्स होती हैं, एग्जामिनेशन रजिस्टर्स, स्टॉक रजिस्टर्स, प्रॉपर्टी रजिस्टर्स, कंडक्ट एंड डिसिप्लिन रजिस्टर्स होते हैं, कंटिजेंट रजिस्टर्स होते हैं, कैजुअल लीव अकाउंट रजिस्टर भी होता है, लाइब्रेरी बुक्स का इशू का होता है, अटेंडेंस रजिस्टर्स अपने स्टाफ के होते हैं, और डायरी एंड डिस्पैच रजिस्टर्स होते हैं, एडमिशन एंड विदड्रॉल रजिस्टर होते हैं, विजिटर्स बुक्स होती हैं, और भी कई रजिस्टर्स जो हैं वो ज़रूरत के मुताबिक बनाए जाते हैं। अब ये भी एक और बात है कि क्या हम रजिस्टर्स बनाने के बाद क्या हम जिम्मेदार हैं कि उन रजिस्टर्स को कितना अरसा तक हमने महफूज भी रखना है।
तो ऐसा नहीं है कि उनको हम इस्तेमाल करने के बाद उनको वेस्ट कर दिया जाए, तो इसके लिए एक ख़ास तरीक़ेकार है। तो अब ये कुछ रजिस्टर्स के बारे में है कि एनुअल रिपेयर ऑफ बिल्डिंग का 2 साल तक, लाइब्रेरी बुक्स इशू रजिस्टर 2 साल तक आपको, ये ऑलमोस्ट ये कुछ इनमें कुछ थोड़ी बहुत कमी बेशी अगर वक्त के साथ साथ होती रहती हो तो वो अलग बात है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ फीस जो है वो 5 साल तक, फिर रस्टिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स के 5 साल तक रिकॉर्ड, फिर ट्रेवलिंग अलाउंस 3 साल, एग्जाम रिजल्ट्स 3 साल, रजिस्टर्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प 3 साल, हाउस एग्जामिनेशन रिजल्ट्स 2 साल, आपके अटेंडेंस रजिस्टर्स 5 साल, विजिटर्स बुक्स 5 साल, कैजुअल लीक केसेस एंड स्टेटमेंट्स 1 साल, स्टेशनरी रजिस्टर 3 साल आफ्टर ऑडिट, क्योंकि ये रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स ये ऑडिट के लिए भी ये सारे रिकॉर्ड्स यूज होते हैं ना, तो इनको मेंटेन किया जाता है। अब ये तो हमारी फाइलिंग सिस्टम तक हमारी कुछ बातचीत हो गई। अब नेक्स्ट जो पार्ट है मेरी इस प्रेजेंटेशन का, हमारी इस कम्युनिकेशन का, वो है कि फॉर्म्स ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन क्या हैं। यानी हमने कम्युनिकेशन, ये तो फाइलों तक तो काम हो गया, अब उसके बाद अगर हमने आगे मूव करना है, कम्युनिकेट करना है, तो उसके क्या तरीक़ेकार हैं। तो रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, आप सब ने इस हवाले से आप लोगों का एक्सपोजर होगा, आप लोगों ने लेटर्स भी लिखे होंगे, आप लोगों ने एप्लीकेशंस भी लिखी होंगी और आपने रिसीव भी किए हैं। तो आमतौर पे हम कहते हैं जी ये ऑफिशियल लेटर है, जो भी खत आता है, जो भी लेटर आता है, हम कहते हैं दिस इज ऑफिशियल लेटर। तो ये एक आपको बात बताऊं कि हर लेटर ऑफिशियल लेटर नहीं होता है। जो ऑफिशियल लेटर है दैट इज नॉट द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेक्रेटेरिएट, इट इज यूज्ड फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस विद द फेडरल गवर्नमेंट, अदर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, पाकिस्तान मिशंस अब्रॉड, फॉरेन मिशंस इन पाकिस्तान, हाई कोर्ट, द हाई कोर्ट, पब्लिक बॉडीज एंड इंडिविजुअल्स। तो ये विद इन सेक्रेटेरिएट या विद इन कॉलेज ये मूवमेंट जो होती हैं लेटर्स की, दैट इज नॉट ऑफिशियल लेटर, दैट इज ऑफिस मेमोरेंडम। तो फॉर्मेट में मामूली मामूली सी तब्दीलियां होती हैं, लेकिन जो ख़त हमें मिलते हैं, जो लेटर्स हमें मिलते हैं या हम कर रहे होते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस, वो ऑफिस मेमोरेंडम है, मेमो भी इसको कहते हैं। It is normally used for correspondence with subordinate offices or offices of equal status within the same government. It is also used for correspondence between different secretariat departments. अब मैं आगे आपको इनकी, मैं ना वो भी दिखाऊंगी, फॉर्मेट्स मैंने उसके बनाए हुए हैं, पहले मैं आपको इनके बारे में बता दूं थोड़ा थोड़ा सा। अनऑफिशियल रेफरेंस और यूओ लेटर, अब इसको कहते हैं कि जी अनऑफिशियल रेफरेंस। अगर कोई फाइल इंटर डिपार्टमेंटल रेफरेंसेस के तौर पर मूव करनी है, पर्टिकुलरली व्हेन फाइल्स आर सेंट टू अदर डिपार्टमेंट फॉर इंफॉर्मेशन और एडवाइस, तो हम यूए लेटर बनाते हैं, अनऑफिशियल रेफरेंस। अब इसका फॉर्मेट भी मैं आपको बताती हूँ अभी। ऑफिस ऑर्डर, ऑफिस ऑर्डर आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि जी प्रिंसिपल ने ऑफिस ऑर्डर निकाला है, इस ऑफिस हमें फलां ऑफिस ऑर्डर मिला है। तो ऑफिस ऑर्डर जो है वो इंस्ट्रक्शंस कन्वे करने के लिए टू बी फॉलोड इन अ डिपार्टमेंट और ऑफिस एंड नोटिफाई अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशंस, लीव, हर उस तरह की चीज़ जो कि हमने अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ को कम्युनिकेट करनी है, दैट इज कॉल्ड ऑफिस ऑर्डर। फिर उसके बाद डेमी ऑफिशियल लेटर है। डेमी ऑफिशियल लेटर जो है ये आम तौर पर ये कॉरेस्पॉन्डेंस होती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के दरमियान, कि अगर उन्होंने कोई ऐसा मैटर जो कि उनकी पर्सनल नौयत का है या कोई एक्सट्रीम सीक्रेसी है, या वो कोई एडवाइस लेना चाहते हैं किसी दूसरे ऑफिस से, या अपने कोई अर्जेंट कोई मामला है उसको डिस्कस करना चाहते हैं,
तो फिर डेमी ऑफिशियल लेटर्स जारी किए जाते हैं। और उसमें सैल्यूटेशन में माय डियर और डियर मिस्टर एंड विद सब्सक्रिप्शन योर सिंसियरली, इस तरह करके यूज हो जाती है। The name and address of the person addressed should be written at the bottom of the letter, beginning from the left margin with a space or one or two below the writer's signature. ये देखिए, ये इसके फॉर्मेट्स होते हैं इनके। फिर अब एक एंडोर्समेंट, आपने अक्सर सुना होगा कि जी एंडोर्समेंट में आप ये फलां को भी आप एंडोर्स कर दें। एंडोर्समेंट जब कोई कम्युनिकेशन फॉरवर्ड की जाती है तो उसके नीचे आपने देखा होगा कि एंडोर्समेंट में मुख्तलिफ ऑफिसेज जहाँ जहाँ उसकी कॉपी जानी चाहिए उनमें मुख्तलिफ ऑफिस का नाम होता है, जिसमें आपने देखा होगा ऑफिसर्स कंसर्न्ड और एजी ऑफिस और इस तरह के सारे वो नीचे लिखे होते हैं। तो वो एंडोर्समेंट्स होती हैं। इट शुड बी रिटन इन थर्ड पर्सन एंड शुड बियर नो सैल्यूटेशन और सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट द सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर साइंड इट। अब ये देखिए कि ये थे आपकी फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इसके अंदर एप्लीकेशन भी आती है, इसके अंदर प्रेस रिलीज भी आती हैं, और ये और भी बहुत सारी, ये चंद मैंने आपको बताई हैं। अब अगर हम आप आगे सैंपल देखते हैं ऑफिशियल लेटर का, तो ये देखिए कि इसमें और आगे मेमो में ये फर्क होगा कि इसमें फ्रॉम यानी सेंडर का नाम भी आ जाता है, और टू यानी डेजिग्नेशन एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी आ जाता है। यानी यहाँ से ये मूव किया है और इन साहब को जा रहा है आगे। फिर उसी तरह इसके अंदर फॉर्मेलिटीज हैं थोड़ी थोड़ी, और उनको करते करते ये सैल्यूटेशन आ जाती है, ये सब्सक्रिप्शन आ जाती है, सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर, एंडोर्समेंट्स भी आती हैं। ये जगह की तंगी की वजह से इसको ये थोड़ा कंप्रेस्ड है, अदरवाइज इसके अंदर स्पेसिंग वगैरह का ख्याल रखा जाता है। फिर उसके बाद सैंपल ऑफिस, अगर आप ये सारे देखना चाहेंगे तो ये मेमोरेंडम के अंदर इनके सैंपल इसी तरह मौजूद हैं, ये वहीं से लेके ड्रॉ किए गए हैं। सैंपल ऑफिस मेमोरेंडम, मेमो, जो कि मैंने आपको कहा कि जो लेटर्स हम यूज कर रहे हैं वो सारे वो मेमोज हैं। तो लेटर हेड ऊपर डाला जाता है, यानी जैसे मेरे दफ्तर का है तो उसका ऊपर मेरे कॉलेज का नाम आ जाएगा, फिर गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब आ जाएगा, फिर नेम डिपार्टमेंट का या उसका विंग आ जाएगा, फिर नंबर, डेट एंड प्लेस ऑफ इशू ऑफ द मेमो आ जाएगी, फिर टू। अब देखिए फ्रॉम नहीं है, टू, टू से ये सिलसिला शुरू हो रहा है। अब ये थोड़े बहुत फर्क के साथ ये सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट यूओ लेटर का जो है वो आप देखेंगे इसमें सिर्फ सब्जेक्ट होता है, डिपार्टमेंट्स के नेम के बाद ये किसी को एड्रेस नहीं किया जाता, रेफरेंस है, टेक्स्ट है, और नीचे सिग्नेचर्स हैं, डेट है, और इस तरह, और ये यूओ नंबर आ जाता है। ऑफिस ऑर्डर आपने बहुत दफा देखे हैं आप लोगों ने, उसमें देख लीजिए कि इसी तरह डिपार्टमेंट का नाम, लेटर हेड ऊपर, और उसके बाद टेक्स्ट आ जाता है, और उसके नीचे जो इशुइंग अथॉरिटी है उसके ब्लॉक लेटर में नाम होता है और ऊपर साइंस होते हैं, और डेट वगैरह उसके ऊपर डाली जाती है, और नीचे उसी तरह से उसकी लिखा जाता है कि जो भी आपका टेक्स्ट है वो आ जाएगा, और फिर कॉपी किस किस को फॉरवर्ड होनी है, और फिर उसके नीचे कॉपीज फॉरवर्ड होने के बाद नीचे फिर सिग्नेचर्स होते हैं। आप देखें कि जब आपके पास आता है, आपने आमतौर पे देखा होगा कि ऊपर सेक्रेटरी साहब का होता है और नीचे जो है वो एसओ साहिबान के सिग्नेचर्स होते हैं। तो वो इस तरह का ये फॉर्मेट होता है। फिर उसके बाद डेमी ऑफिशियल लेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर किसी ने कोई इंफॉर्मेशन लेनी है या कोई एडवाइस वगैरह लेनी है तो इस तरह से वो डेमी ऑफिशियल लेटर बन जाता है। फिर सैंपल ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन की भी एक सैंपल है। नोटिफिकेशन आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखे हैं, आपके अपने भी नोटिफिकेशन हुए, आपकी जॉब के हुए, और इस तरह। फिर उसके बाद प्रेस कम्युनिके और प्रेस नोट, ये फ्रेंच वर्ड है प्रेस कम्युनिके, जिसे हम प्रेस नोट भी कहते हैं। तो जैसे हम ये प्रेस नोट बनता है तो उसका ये फॉर्मेट मौजूद है।
फिर सैम्पल एप्लीकेशन का, एप्लीकेशन बहुत अहम चीज़ है जो आप ज़रूरतन लिखते रहते हैं, आपको बहुत दफ़ा आप लिखते हैं, तो उसका भी एक फॉर्मेट मौजूद है जो कि अगर अच्छी तरह सही तरह रूल्स को फॉलो करके ना लिखा हुआ हो तो बहुत बैड इंप्रेशन देता है। तो इसलिए हमारा ये जानना ज़रूरी होता है कि हमने कैसे लिखना है। नाउ रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, ये जो फॉर्म्स भी आपके साथ डिस्कस कर लें, आपके साथ फाइल्स भी डिस्कस कर लें और थोड़ी बहुत उसके बारे में कॉरस्पॉन्डेंस, उसकी टाइप्स भी और उसकी शेप भी। अब जो सबसे अहम कम्युनिकेशन का जरिया इस वक्त हम सबका है, दैट इज ईमेल्स, जो कि एक ऑफिशियल तरीक़ेकार है। और ईमेल इज नाउ एन एसेंशियल कम्युनिकेशन टूल इन ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस। इट स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। और ये अब लेटर्स की जगह ज़्यादातर कम्युनिकेशन के लिए ईमेल्स इस्तेमाल हो रही हैं। इंटरनेट इसके लिए ज़रूरी होता है और इसका भी एक मैकेनिज़्म है। नॉर्मली ईमेल आपको बहुत जल्दी फौरी तौर पर क्विकली आपको रिसीव हो जाती है और इसका रिकॉर्ड भी रहता है, फिर इसके साथ अटैचमेंट्स भी हो जाती हैं। अब ई फॉस यानी ई फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, इसके बारे में हम सब जानते हैं, आप, मैं और हमारा डिपार्टमेंट। चूँकि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब और तो बहुत पहले से इसके ऊपर काम कर रही है और बहुत से डिपार्टमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ द हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छे से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इस वक्त हम सब ऑफिसेज लिंक्ड हो चुके हैं ई फॉस सिस्टम के साथ और ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसको PITB यानी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, इसने इसको डेवलप किया है, फाइलिंग एंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम को। और इसको हर ऑफिस के साथ अब इसको लिंक किया जा रहा है और ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। इसमें अब इलेक्ट्रॉनिकली आपकी फाइल्स मूव करेंगी, आपके ऑर्डर्स वगैरह भी और सारा। The main objective of the management of this management software is to ensure that every correspondence is digitally accessible around the clock. तो ये रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, अब हम इस की तरफ जा रहे हैं, इस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, ई फॉस की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कामयाबी के साथ हम ये सारा सफ़र जारी रखेंगे। अब मैं अगर जी जी रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, मैं जो मज़ीद अगर आप लोग इस हवाले से कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़। हेलो हेलो जी मैडम, मैडम फरहीन, क्या मुझे सुना जा रहा है? जी जी मैम, मैं ये कहने लगी थी कि मैं पार्टिसिपेंट्स के, अगर आप समझती हैं तो मैं माइक इनेबल कर देती हूँ, नहीं तो अगर आप समझती हैं कि बेहतर है कि चैट में वो क्वेश्चनिंग करें, तो वो दोनों में से जो जैसे ऑप्शन आप आपको सही लगता है। जैसे आप मुनासिब समझें, जैसे आप अ, मुनासिब समझें, मुझे कोई अगर आप इसमें। अगर चैट में कर लेते हैं, मेरा ख्याल टाइम बच जाएगा। जी जी, मैंने चैट ऑन कर लेती हूँ। प्लीज तो पार्टिसिपेंट, कोई क्वेश्चन है तो आप चैट में पूछ लें। जी, मैं रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स की तरफ से अप्रिसिएशन आ रही है, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने कहा कि जी बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर था और फॉर्म्स एंड रिकॉर्ड ऑफ रजिस्टर्स एंड ड्यूरेशन